नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार के अंदर अब तक अपने लोगों ने सुना कि अनाया और रेशमा बातें करती है, जिसमें रेशमा अपनी मॉम के मौत का बदला लेने की बात करती है, लेकिन अनाया पहले उसे खुद को ठीक करने को कहती है। वह पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा गुस्से और टेंशन की वजह से बीमार लगने लगी थी, इसीलिए अनाया उसे बाहर जाने को कहती है। लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर रेशमा बोली, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? ये तो एक पार्क है, यहाँ हमारा क्या काम? तभी उनकी कार का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अंदर जाकर बैठता है। यह कोई और नहीं हर्षद जिंदल था। वह अनाया को देखकर बोला, फिर से तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कुछ काम था? साफ साफ बताओ। तो अनाया हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ काम तो था। ये सुनकर हर्षद जिंदल तुरंत बोला, बताओ प्रिंसेस, क्या काम था? तो अनाया बोली, आपकी बीवी को खुश करने के लिए भैया आपको बुलाया है। ये सुनकर हर्ष जिंदल भी एक नज़र रेशमा को देखता है, जो अनाया के पास ही बैठी हुई थी। अनाया दी बैग उन लोगों की ओर बढ़ाते हुए बोली, इसमें तुम लोगों के लिए कुछ सामान है। मुझे पता है आप दोनों ने कभी कोई बच्चों जैसी चीज नहीं की है। वक्त से पहले ही आप दोनों ही मैच्योर हो गए हैं। एक मजबूरी में हो गया, तो दूसरा अपनी पर्सनैलिटी की वजह से हो गया। लेकिन आज मैं आप दोनों से कहती हूँ, जिंदगी इस तरह से चलती ही रहेगी। बस थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकलो। फिर वह 2 बैग आगे करते हुए बोली, इसमें तुम दोनों के लिए कुछ सामान है, और अब जाओ जाकर पूरे दिन बाहर घूमो। सामने पार्क है, मुझे लगता है आप में से कभी कोई वहां नहीं गया होगा। जाओ जाकर एंजॉय करो। वहीं अनाया की बात सुनकर उन दोनों के ही चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन दोनों ने ही कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अगर अनाया ने कहा था तो वह जरूर करेंगे, इसलिए वह दोनों ही मुस्कुराते हुए बाहर गए। अनाया ने उनके जाते ही ड्राइवर को चलने के लिए कह दिया। वह अपने मंजिल की ओर बढ़ गई। पीछे रेशमा और हर्षद जिंदल एक दूसरे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। हर्षद रेशमा को अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, वैसे बीवी बताओ अब तुम्हारा क्या प्लान है? तो रेशमा उसे देखते हुए बोली, चलो चलते हैं। अगर अनाया ने कहा है तो जरूर इसमें मजा आएगा, लेकिन पहले देखते हैं उसने हमें क्या दिया है। उन दोनों ने ही अपना बैग खोला। उसे देखकर उन दोनों को ही हंसी आ गई। दरअसल उसमें कपल मैचिंग आउटफिट थे, वह भी कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियों के लिए, जिसे देखकर रेशमा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में हमें ये पहनना है? तो हर्षद जिंदल बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैंने कभी यह नहीं किया, ना ही मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है। मैं हमेशा ही मिलिट्री के सख्त आदमियों के बीच रहा हूँ। तभी रेशमा भी कुछ सोचते हुए बोली, क्या तो मैंने भी नहीं है, न हमेशा ही जिंदगी भाग दौड़ में ही गूंजती है, या तो फिर ट्रेनिंग में, या तो फिर किसी न किसी बिजनेस डील में, या फिर अनाया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे चलते हुए। शायद हमने ये पल मिस कर दिए, चले ये पल जीते हैं। इतना बोलकर वह दोनों ही पार्क की ओर पड़ गए। सबसे पहले उन दोनों ने ही कपड़े बदले। एक दूसरे को देखते हुए एक साथ बोले, कुछ गड़बड़ है, हम लोग इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? उन दोनों ने ही सामने लगे हुए आईने में देखा। तभी कुछ सोचते हुए रेशमा बोली, अभी ठीक करते हैं। इतना बोलकर उसने अपने मेच्योर मेकअप को हटा दिया और हल्का सा लिप लॉच लगा लिया। चेहरे पर हल्का सा पिंक प्लस और बालों को 2 चोटी में बांध दिया, जिसमें नीचे के बाल खुले हुए थे। इस वक्त वह पूरी इमेच्योर कॉलेज गोइंग गर्ल लग रही थी। हर्षद जिंदल की नजरें तो अपनी बीवी पर ही टिक गई। कहाँ उसकी बीवी हमेशा ही शर्माती थी और खुद को सख्त दिखाती थी और बिजनेस डील अटेंड करती थी, और उसके आसपास एक मैच्योर ओरा नजर आता था। वहाँ अब उसकी बीवी एक कॉलेज जाने वाली लड़की की तरह लग रही थी। उसके पास वह काफी अजीब लग रहा था। तभी अनाया बोली, अब तुम भी जरा नीचे आओ। हर्षद भी तुरंत उसके पास नीचे झुक गया। रेशमा उसके अच्छे से सेट किए हुए बालों को बिखराते हुए उसे मेसी लुक देती है और चेहरे पर गॉगल्स पहना देती है। इस वक्त वह किसी टशन लगाते हुए कॉलेज के लड़के की तरह लग रहा था। उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर एक दूसरे की बाहों में हाथ डालते हुए पार्क के अंदर चले गए। आज उन दोनों का ही दिल बच्चा बनने का कर रहा था। वह दोनों कभी ऐसी चीज नहीं करते थे, इसीलिए उन लोगों ने सोच लिया था आज वह हर चीज ट्राई करेंगे। इसीलिए वह तुरंत अलग अलग राइड पर जाने लगे। जहां जहां से वह गुजर रहे थे, हर कोई उन्हें ही देख रहा था, क्योंकि वह दोनों ही काफी खूबसूरत लग रहे थे।
जहां लड़कियां रेशमा से जलन कर रही थी कि उसे इतना अच्छा लड़का मिल गया। वहीं लड़कों की नज़र रेशमा पर थी, जिसे देखकर हर्ष जिंदल को गुस्सा रहा था। उसने रेशमा को अपने नजदीक कर लिया और उसकी कमर में हाथ डाल लिया। वही अपने पति को जलता हुआ महसूस करके रेशमा भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। अब उसके दिमाग में राठी परिवार का ख्याल भी नहीं था। वह दोनों ही सब कुछ भूलकर वहां पर एंजॉय करने लगे। क्लब में दूसरी ओर मुंबई के सबसे बड़े क्लब के बाहर अनाया की कारों का काफिला आकर रुकता है। कार के अंदर बैठी अनाया का फोन बजा। अनाया एक नज़र फोन को देखती है, फिर सीरियस आवाज में फोन उठाकर बोली, क्या हुआ है? सामने से एक बिना भाव की आवाज आई, मास्टर यह एक ट्रैप है, अच्छा होगा आप अंदर ना जाए। ये सुनकर अनाया की आंखें चमक गई। वो कड़क आवाज में बोली, बस स्टैंड बाय पर रहो, बिना इजाजत के बाहर मत आना। इतना बोलकर फोन रख देती है। फिर एक नज़र क्लब को देखकर डरावनी आवाज में बोली, हम कुछ वक्त चुप क्या रहे? लोग अपनी जगह भूल गए हैं, जो वो मुझे अपनी साजिश में फंसने लगे। ये सुन सामने बैठी बेला बोली, मास्टर क्या हम अभी भी अंदर जा रहे हैं? तो अनाया बोली, बिल्कुल, उस इंसान ने इतनी मेहनत की मुझसे मिलने के लिए, तो एक बार मिलना तो बनता है। लेकिन बेला अभी भी चिंतित थी। उसकी फिक्र देखकर अनाया शैतानी आवाज में बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कोई भी बिना मेरी इजाजत के मेरे नजदीक आ सकता है? तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वैसे भी शैडो परछाई गार्ड की टीम पहले ही अपनी जगह पर पहुंच गई है। ये सुन बेला बोली, ओह, तो आखिर में आपने उस टीम को एक्टिवेट कर ही लिया। यह अनाया की खुद की एक मिनी आर्मी थी, या फिर कह सकते हैं सबसे खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरे हुए हत्यारों की टीम, जो सिर्फ अनाया के ऑर्डर फॉलो करते हैं। उसके अलावा वो किसी की बात नहीं सुनते। अनाया ने अपने बच्चों के सेफ्टी के चलते इस टीम को एक्टिवेट कर दिया था। अनाया कुछ सोचते हुए क्लब को देखती है। ये क्लब अमीरों के बीच बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ पर हर चीज मिलती थी। ऊपर से यह क्लब अपनी प्राइवेसी के लिए भी जाना जाता था। यहाँ पर से किसी की भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं हो सकती थी, इसीलिए अमीर लोगों की यह पहली पसंद होती थी। चाहे फिर वह बिजनेस मीटिंग हो, या फिर कुछ और हो, या फिर कोई खुफिया मीटिंग करनी हो, या फिर कोई इलीगल डील करनी हो, यहाँ पर हर चीज के लिए एक अलग जगह और इसके हिसाब से दाम पैसे था। बस पैसे फेंको और अपनी पसंद की चीज हासिल करो। ये जगह इस चीज के लिए काफी फेमस थी। अनाया अभी इसी क्लब में किसी से मिलने आई थी। अनाया ने भले ही अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था। वह दोनों रोबोट के साथ क्लब के अंदर गई। उसके पीछे पीछे सभी गार्ड्स भी चले गए। उन गार्ड्स ने अनाया को चारों ओर से घिरा हुआ था। अनाया की अपीयरेंस काफी स्ट्रांग थी, लेकिन उसके बच्चों जैसे कपड़ों की वजह से कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। बस एक नज़र देखकर अपनी नज़रें फेर लेते, क्योंकि अनाया का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। बस उसकी खूबसूरती हर किसी को घायल कर रही थी। हर एक आदमी एक बार अनाया को मुड़कर जरूर देखता था। अनाया ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और बिना इमोशन के ऐसे ही आगे चलती रही। लेकिन ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग ज्यादातर अमित ही होते थे और हर कोई अपने गार्ड के साथ ही आता था। बात सिर्फ इतनी थी कि कोई इस तरह से एंट्री नहीं लेता था और इतनी टाइट सिक्योरिटी में नहीं आता था। इसका मतलब था कि जो भी इतनी टाइट सिक्योरिटी में अंदर आता था, उसके इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होती थी। अनाया सीधे ही अपने बुक किए हुए कमरे की ओर चली गई। ये कमरा एक वीआईपी कमरा था। दरअसल अनाया को यहाँ पर एक कस्टमाइज्ड पेंटिंग का ऑर्डर डिलीवर करना था। वैसे तो अनाया ऐसे ऑर्डर लेती नहीं थी, लेकिन यह एक मशहूर पेंटर थे, मिस्टर रवि वर्मा, जो आधुनिक चित्रकला में काफी फेमस थे। उनका पोता अपने दादाजी को ये पेंटिंग गिफ्ट करना चाहता था और उसने कई बार उसे अप्रोच किया था। इसलिए अनाया ने उसे मिलने के लिए हामी भर दी और उसके लिए एक पेंटिंग बना दी। लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि यह बस उसे मिलने का एक बहाना था। अनाया जैसे ही उस वीआईपी कमरे में पहुंची, वहां पर उसने एक 30 साल के आसपास के आदमी को बैठा हुआ देखा। वह दिखने में काफी डिग्निफाइड और अच्छा था और उसे देखकर भी लग रहा था कि वह एक कला प्रेमी है। अनाया ज्यादा कुछ नहीं बोलती और उसके सामने जाकर बैठ जाती है। दोनों रोबोट भी उसके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। बाकी के गार्डों बाहर ही खड़े थे। जो आदमी उसके सामने बैठा था वह मिस्टर वर्मा का पोता था, जिसका नाम शौर्य वर्मा था। अनाया को देखते ही वह खुद खड़ा होकर उसे ग्रिट करता है। एक पल तो अनाया को देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी दिखने वाली लड़की इतनी मशहूर पेंटर ना भी है।
लेकिन उसने पहले ही इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, इसीलिए वह ज़्यादा नहीं सोचता और मुस्कुराते हुए अनाया से बोला, मिस नाबी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, ठीक है, ये रही वह पेंटिंग जो तुम्हें चाहिए। ये सुनकर शौर्य वर्मा तुरंत अपने पास खड़े दो आदमियों से बोला, उसे ले लो। उसके सामने ही उसने पेंटिंग खोलकर देखा, जिसे देखते ही उसकी आंखें चमक गई। भले ही शौर्य वर्मा कोई पेंटर नहीं था, अब वह बिजनेस करता था, लेकिन उसके परिवार में कला प्रेमी लोग थे। उसके दादाजी की तरह ही उसके परिवार में कई सारे लोग पेंटिंग में महारत हासिल कर चुके थे। थोड़ी बहुत पेंटिंग वह भी जानता था और वह पेंटिंग को एडमायर करना भी जानता था, इसलिए एक नज़र देखकर ही वह उसे पेंटिंग में खोसा गया। यह एक मन को शांत करने वाली प्रकृति की पेंटिंग थी। इस पेंटिंग में एक खूबसूरत झरना दिखाया गया था, जिसके आसपास कई सारे पेड़ पौधे थे, खास करके दिल को सुकून पहुंचाने वाले। लवेंडर हर जगह बिखरे हुए थे। बहती नदी के किनारे एक शांत सा इंसान मछली पकड़ रहा था, जिसके आसपास अद्वितीय शांति थी। इस पेंटिंग को देखकर ही किसी का मन शांत हो सकता था, जैसे उस पेंटिंग में बहने वाले झरने के आवाज को आप महसूस कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत और जीवंत पेंटिंग शौर्य वर्मा ने कभी नहीं देखी थी। वह अविश्वास में बोला, क्या खूबसूरती है। वह अनाया को देखते हुए उसकी तारीफ करते हुए बोला, मिस नाबिया आप अपने नाम की तरह ही अविश्वसनीय है। कला का ऐसा नमूना मैंने सालों से नहीं देखा है। सच में आप अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, ठीक है, अब पेंटिंग मिल गई है तो हमारा काम खत्म हुआ, मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर वह खड़ी होकर जाने लगी। तभी शौर्य वर्मा उसे हाथ बढ़ाते हुए रोककर बोला, मिस नाबी रुक जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, अब क्या बात करनी है। तुम्हें पेंटिंग चाहिए थी, मैंने दे दी। तुम्हें ये भी पता है कि यह बिल्कुल असली पेंटिंग है, अब तुम्हें क्या चाहिए। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। शौर्य वर्मा जो कुछ सोच रहा था, वो हिचकिचाते हुए बोला, अभी तक आपने अपनी पेंटिंग की कीमत नहीं ली है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें मेरे नियम पता है। तुम्हें पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, उसमें मेरी क्या ज़रूरत है। ये काम मेरा असिस्टेंट भी कर सकता है। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट पर पेंटिंग डिलीवर करने आई थी। ये सुनकर शौर्य वर्मा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मिस नाबी मैंने आपको खास यहाँ बुलवाया था ताकि मैं आपसे ऑटोग्राफ ले सकूं। मेरे दादाजी भी आपकी पेंटिंग को पसंद करते हैं। ये सुनकर अनाया पीछे मुड़ी और एक ऑथेंटिक पुराना कागज अपनी बैग से निकाला, जिस पर एक छोटा सा मैसेज लिखा और लंबे जीवन की कामना की हुई थी। नीचे एक सिग्नेचर की। ये स्टाइल एक कैलीग्राफी की तरह था। इस लिखावट को देखकर भी किसी को सुकून आ सकता है। अनाया उसे आगे बढ़ाते हुए शौर्य वर्मा से बोली, ठीक है, ये लो। इतना बोलकर वह वापस जाने लगी। कौन था अनाया को सच में वहां बुलाने वाला? क्या ये किसी का प्लान था? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।